अस्सलामुअलैकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुश आमदीद। ENG 503। आज हम सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं या पहले से आप मेरे चैनल पे मौजूद हैं, फिर भी अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपसे कह रही हूँ कि मेरे कमेंट में मैंने एक वीडियो पिन की है, शॉर्ट वीडियो, वो आप जाके देखें मेरे सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। वो वीडियो देखने के बाद आपको मेरा सब्जेक्ट समझने में, मेरी टीचिंग स्टाइल समझने में और फिर उसके बाद कमेंट करने में आसानी होगी, ठीक है। एक बार आपको वो वीडियो देखनी है, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो चलें जी, आज हमारा न्यू सब्जेक्ट है, स्टार्ट करते हैं। ENG 503। Lesson number 1, Introduction to English Language Teaching. Topic number 1, what is ELT? ELT है क्या? इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। नाम से जाहिर है ELT वो क्लासरूम है, वो जगह है जहाँ पे आपको इंग्लिश सिखाई जाती है। ये आपने MCQs देख लेना है। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इज़ कॉमन इन दोज कंट्रीज़ वेयर इंग्लिश इज़ नॉट द फर्स्ट लैंग्वेज। EFL, ESL एंड EIL, उनका कहना है कि ये क्लासेस जो हैं, ELT क्लासेस जो हैं, ये उन कंट्रीज़ में ज़्यादातर आम होती हैं जहाँ पे इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज नहीं होती। ऑब्वियस सी बात है, वहीं के लोग सीखेंगे ना ज़्यादा, उन्हीं का रुझान होता है कि हाँ जी हमने इंग्लिश सीखनी है, तो उन्हीं की कंट्रीज़ में फिर वो क्लासेस बनाई जाती हैं, बात की जाती हैं, ठीक है। तो फिर वहाँ पे कौन कौन सी होती है? EFL इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, ESL इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, EIL इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। ये आपने याद रखना है एज एन MCQs। टॉपिक नंबर 2, इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट मेथड्स एंड अप्रोचेस ऑफ ELT। अब जी उनका कहना है कि ये जो इंग्लिश सिखाने का अमल है ना, ये बहुत मुश्किल है। तो जी इसके लिए कुछ 3 उन्होंने एक क्या कहते हैं कि स्किल्स हैं, जो प्रिंसिपल कह लें, जिसके तहत वो इंग्लिश सिखाते हैं। तो इस सिखाने के तहत, इन 3 जो प्रिंसिपल हैं, इनके तहत उन्हें सिखाने में भी आसानी हो जाती है और स्टूडेंट्स को सीखने में भी आसानी हो जाती है। देयर आर 3 प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश विच हेल्प्स द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स अलाइक। सबसे पहले क्या प्रिंसिपल है? सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। विच मटीरियल सिलेबस एंड इन व्हाट ऑर्डर। जी क्या सिलेबस रखें, क्या मटीरियल ऐसा रखें जिसके तहत इंग्लिश बेहतर तौर पर सिखाई जाए, बच्चों को समझ आए, बच्चे सीखें, ठीक है। फिर जी थियोरेटिकल एंड पेडागोजिकल कंसर्न्स आ जाते हैं। लैंग्वेज टीचिंग हैज़ टू बेस्ड ऑन सम थ्योरी, कि वो जो आप मटेरियल बीच में रखेंगे उसमें कोई थ्योरी तो रखेंगे ही ना, थ्योरी के बेस पे ही सब कुछ होता है, सिखाया जाता है कुछ भी, ठीक है। तो वो थ्योरीज़ क्या होंगी, कैसे आप उन्हें डिफ़ाइन करेंगे, क्या तरीक़ेकार होंगे, वो इसमें आ जाते हैं। फिर जी आता है प्रेजेंटेशन एंड प्रैक्टिस, हाउ एंड हाउ ऑफन, कि वो जो आप थ्योरी आपने दे दी है उसकी आप प्रैक्टिस कैसे करवाएंगे बच्चों को, बच्चे किस एज में क्या प्रैक्टिस करेंगे, क्या उनका सीक्वेंस होगा, ये सब कुछ आता है। बेसिकली जो आपकी नोटबुक होती है ना, ये सब कुछ उसके बारे में बात करें कि नोटबुक में पहला चैप्टर में क्या होगा, सेकंड चैप्टर में क्या होगा, उसमें कंटेंट क्या होंगे, किस तरह टीचर सिखाएगी, किस तरह बच्चा समझेगा, ये सब कुछ आ जाता होता है इसमें। इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट मेथड्स एंड अप्रोचेज ऑफ ELT। जी ये MCQs देख लें। द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज टीचिंग इज़ जनरली कंसिडर्ड टू बी द हिस्ट्री ऑफ इट्स मेथड्स एंड अप्रोचेज। जी वो सेम टू सेम उठा के दे देते होते हैं इस तरह के जुमले, तो फिर ज़रा ये फोकस के साथ एक बार रीड करने वाले होते हैं, ठीक है। अब हम डिस्टिंक्शंस पढ़ेंगे बिटवीन अप्रोच, मेथड्स एंड टेक्निक। अप्रोच में अप्रोच क्या होती है, मेथड क्या होता है, टेक्निक क्या होती है। अप्रोच होती है आपकी थ्योरी, जो थ्योरी आप बच्चे को देंगे वो आपकी अप्रोच होगी। मेथड क्या होगा कि वो जो थ्योरी है वो किस तरह आप अपने बच्चे को किस सीक्वेंस में
आप उसे सिखाएंगे वो मेथड क्या होगा, वो मेथड में आ जाता है। टेक्निक क्या होती है, वो जो मेथड होता है उसके अंदर जो टास्क होते हैं, क्या टास्क होते हैं जिसके तहत आप वो थ्योरी उसे समझाएंगे, उसे बताएंगे, उसके दिमाग में डालेंगे, वो टास्क जो होते हैं, वो एक्टिविटीज़ जो होती हैं, वो टेक्निक में आ जाती हैं। सिंपल अगर मैं मिसाल दूँ, अप्रोच अगर आप ये देख लें कि मिसाल के तौर पर आपके पास एक बच्चा आया, आपने कहा कि मैं इसे सिखाऊंगा उर्दू इंग्लिश ट्रांसलेशन के थ्रू इंग्लिश, ठीक है। आपने ये अप्रोच आपकी हो गई, ठीक है, ये थ्योरी आपकी हो गई कि मैं इसे उर्दू इंग्लिश के तहत सिखाऊंगा। अब वो मेथड आगे क्या होगा कि आप सबसे पहले आप क्या सिखाएंगे, आप डायरेक्टली उसे उर्दू इंग्लिश की वो तो नहीं ना सिखाने बैठ जाएंगे। इंग्लिश उसके तहत, उर्दू इंग्लिश के तहत आप सबसे पहले ABC से शुरू करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके एक जिसे कहते हैं ना ग्रेडेशन होती है, इंक्रीमेंट होती है, एक कंटेंट सीक्वेंस होता है जिसके तहत आप अपने बच्चे को सिखाते हैं, ठीक है। ये आपका मेथड आ जाता है इसमें। ये आपने मेथड अपना लिया कि ठीक है, सबसे पहले मैं इसे ABC सिखाऊंगा, फिर ABC के बाद जोड़ तोड़ ये सीखेगा, फिर जोड़ तोड़ के बाद इसे मैं उसके मीनिंग बताऊंगा, फिर ये वर्ड्स मीनिंग सीखेगा। ये आपका मेथड हो गया। फिर उसके बाद टेक्निक आ जाती हैं। टेक्निक में वो एक्टिविटीज़ आ जाती हैं जिसके तहत आप अपने बच्चे को इंग्लिश सिखाएंगे। मतलब कि आप ने मश्क दे दी अपने बच्चे को वर्ड्स मीनिंग की, या आपने कहा कि वो जो होता है ना, ये 9-10 में अक्सर ही वो छोटा सा एक उर्दू का पैराग्राफ दे देते हैं होते हैं कि इसे जी इंग्लिश में कन्वर्ट करके दें, पेपर में भी आता होता है। तो ये जी आपकी टेक्निक हो गई, आपकी एक्टिविटी हो गई जिसके तहत आपने अपने बच्चे को इंग्लिश सिखाई। तो ये जी है फ़र्क इसका। अच्छा जी, इस रिगार्ड में, इन दिस रिगार्ड, ये क्या लिखा हुआ है, कुमारा विदालियो की पता नहीं क्या लिखा हुआ है, जो भी है ये मुश्किल सा नाम वाला बंदा, इसने क्लासिफाई किया इन मेथड्स को 3 ग्रुप्स में। मतलब क्लासिफाइज द मेथड्स ऑफ टीचिंग अ सेकेंड लैंग्वेज इनटू 3 ग्रुप्स। कोई भी बंदा, कोई भी कहीं पे भी कोई भी सेकेंड लैंग्वेज अगर सीखता है तो 3 ग्रुप्स उसने क्लासिफाई कर दिए। वो कौन कौन से ग्रुप हैं? एक होता है लैंग्वेज सेंटर्ड, कि इस मेथड के थ्रू कोई सीख सकता है। वो लैंग्वेज सेंटर्ड क्या होता है कि उसमें टीचर जो होता है उसका फोकस होता है लैंग्वेज के ऊपर, कि मतलब ग्रामर के थ्रू, ग्रामर के थ्रू, लैंग्वेज की ट्रांसलेशन के थ्रू, लैंग्वेज में जो भी है ना उसके थ्रू उसने लैंग्वेज सिखानी है। इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड अराउंड लिंग्विस्टिक फॉर्म्स, यूजुअली ग्रामेटिकल structure whose major focus is on accuracy. For example, audiolingual, NGT, MGTM, grammar translation method, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपको ग्रामर के थ्रू इंग्लिश सिखाई जाती है, हम जैसे हमारे एजुकेशनल सिस्टम्स में होता है, हमें ग्रामर के थ्रू इंग्लिश सिखाई जाती है, उर्दू इंग्लिश मेथड्स के थ्रू इंग्लिश सिखाई जाती है। एक्यूरेसी पे हमारा ध्यान होता है कि जी बच्चों को सेम टू सेम ग्रामर उनकी अच्छी होनी चाहिए, ग्रामर उनमें वो परफेक्ट होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो सेंटर होता है वो लैंग्वेज पे होता है, ठीक है। फिर जी एक आ जाता है लर्नर सेंटर्ड। इसमें क्या होता है, टीचर का फोकस होता है लर्नर पर। बच्चे की क्या रुझानात हैं, बच्चा किस मेथड के थ्रू सीखेगा इंग्लिश, उसके क्या मतलब उसके मेंटल कैपेबिलिटी क्या है, किसके तहत वो ज़्यादा आसानी से सीखता है। तो ये लर्नर सेंटर्ड होता है। इसमें टीचर लर्नर पे फोकस करती है, उसके एबिलिटीज़ के बिना पर उसे लैंग्वेज सिखाती होती है। लर्नर सेंटर्ड फोकस ऑन द लर्नर्स लिंग्विस्टिक एंड कम्युनिकेटिव नीड्स। दे आर यूज्ड ओनली फॉर स्पेसिफिक एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। एग्जाम्पल गिवन CLT, कम्युनिकेशन लिंग्विस्टिक कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग के थ्रू वो उसे सिखाती है कि उसे बच्चे को उसके रोज़मर्रा के काम करने आए, लैंग्वेज में वो उस तरह बोले, उसके लैंग्वेज में मतलब कह लें कि बच्चे को लैंग्वेज आए, बस वो
उसमें ग्रामर में ठीक हो या ना हो, उसे उसकी कम्युनिकेटिव नीड्स जो हैं वो पूरी हों। ठीक है, तो जो होता है ये लर्नर सेंटर्ड होता है। लर्निंग सेंटर्ड, अब ये TBL क्या होता है, एक थर्ड ग्रुप भी होता है। उसमें क्या होता है, टीचर जो होती है टास्क देती है बच्चों को, उन टास्क के थ्रू वो बच्चे लैंग्वेज सीखते हैं। लर्निंग सेंटर्ड मेथड्स डिफाइन द कंटेंट टू बी टॉट इन नॉन लिंग्विस्टिक टर्म्स। एग्जाम्पल गिवन, टास्क एंड टॉपिक। TBL, टास्क बेस्ड लर्निंग इसे कहते हैं। या आपने इनके मुखफ़्फ़ याद रखने हैं। टास्क बेस्ड लर्निंग, टीचर जो होती है टास्क देती है कि जी आप, फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे को टास्क दिया है कि फ़लाने को आपने रोकना है किसी काम से, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने डायरेक्टली उसे ना नहीं करनी या उसे डायरेक्टली रोकना नहीं है उस काम से। आपने कुछ इस तरह कम्युनिकेटिव जो होती हैं स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करनी है, जैसे कहते हैं, जैसे आप रेट्रिकल स्ट्रैटेजीज़ भी कह सकते हैं, वो आपने यूज़ करनी है। उस स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करके आपने अगले को रोकना है उस काम से। तो ये एक टास्क हो गया जिसके तहत वो बंदा वो बच्चा सीखता है लैंग्वेज के, अच्छा मैंने इसको ऐसे रोकना है थ्रू यूजिंग लैंग्वेज। इम्पॉर्टेंट मेथड्स, अब जी दूसरे मेथड्स होते हैं जिसके तहत इंग्लिश सिखाई जाती है, वो कौन कौन से मेथड हैं। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, सिंपल जो हमारे एजुकेशनल सिस्टम्स में सिखाया जाता है। स्ट्रक्चरल अप्रोच, इसमें क्या होता है, इन्वेसिज द लैंग्वेज इज़ अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स विच आर टू बी लर्नड वन बाय वन इन अ सेट ऑर्डर। इसमें आपको ग्रामेटिकल रूल्स सिखाए जाते हैं वन बाय वन इन ऑर्डर आपको सिखाए जाते हैं। ग्रामेटिकल रूल के तहत ही आपको इंग्लिश सिखाई जाती है। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, इसमें आपसे टीचर डायरेक्टली इंग्लिश में ही बात करती है, आपको भी डायरेक्टली इंग्लिश में ही बात करनी होती है, कोई बीच में कोई चक्कर नहीं है। उर्दू इंग्लिश ट्रांसलेशन का डायरेक्टली उसी लैंग्वेज के थ्रू आप चलते हैं और सीखते हैं। ऑडियो लिंगुअल मेथड में क्या होता है, ये आपने सारे MCQs के तौर पर लाजमी रीड करने हैं। द आइडिया बिहाइंड ऑडियो लिंगुअल मेथड इज़ दैट द लर्निंग ऑफ द लैंग्वेज इज़ सिमिलर टू अटेनिंग हैबिट इन लाइफ। ऑडियो लिंगुअल मेथड का ये मकसद होता है कि बच्चे लैंग्वेज को इस तरह ले लें जिस तरह कोई भी वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई आदत बना लेते हैं, कोई चीज़ सीख लेते हैं, उसी तरह लैंग्वेज को भी सीख लें वो। तो ऑडियो लिंगुअल मेथड में वो ये इस तरह इस टेक्निक को यूज़ करते हुए वो बच्चे को सिखाते हैं। हर रोज़ उसे एक ऑडियो सिखाते हैं इंग्लिश में कि उसकी वो आदत बन जाए जी, जिसके तहत वो सुने भी और वो बोले भी। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स मेथड में क्या होता है, फोकसेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑरल कम्प्रीहेंशन, द लर्नर्स रिप्लाई टू सिंपल इंस्ट्रक्शन। इसमें जी आपको इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, आप उस इंस्ट्रक्शंस को प्रैक्टिकली उसको मतलब कि अप्लाई करके ये बताते हैं कि अच्छा ठीक है आपको समझ आ रही है लैंग्वेज, ठीक है। इसमें ये होता है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स में ये होता है, आपको इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं किसी भी काम करने की, तो आप आगे से वो काम करते हैं, मतलब आपको समझ ही आ रही है ना, सीख ही रहे हैं ना आप लैंग्वेज, ठीक है। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में आपसे कम्युनिकेट किया जाता है इंग्लिश में, आपको टास्क दिए जाते हैं कि ये आप इस तरह आप कम्युनिकेट करें किसी और से, ये आपने स्ट्रेटजीज़ अपनानी है, यहाँ पे आपने इस तरह बोलना है, ये आपकी सिचुएशन है, ये बिज़नेस सिचुएशन है, इसमें आपने ऐसे बोलना है, ये घर की सिचुएशन है, इसमें आपने इस तरह बोलना है। ये आपको इस तरह सिखाए जाते हैं कि आप कम्युनिकेट कर लें इफ़ेक्टिवली, ठीक है। टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग में क्या होता है, फॉर्म ऑफ CLT आपने MCQs याद रखना है। फोकसेस ऑन द कंप्लीशन ऑफ आर लर्निंग टास्क बाय यूजिंग द टारगेट लैंग्वेज। इसमें जी आपको एक टास्क दिया जाता है, वो आपने टास्क पूरा करना है उस अपनी लैंग्वेज को इस्तेमाल करके, किसी को परसू करना है, किसी को कमांड करनी है, किसी को इन्फ्लुएंस करना है, ये सब कुछ टास्क है। नेचुरल अप्रोच में क्या होता है, उस मेथड के थ्रू आपको लैंग्वेज सिखाई जाती है जिस तरह आप एक अपनी
अपनी लैंग्वेज, अपनी नेटिव लैंग्वेज नेचुरली बचपन से सीख जाते हैं, उसी तरह आपको सेकंड लैंग्वेज सिखाने की कोशिश की जाती है उसी नेचुरल वे में जिस तरह आप अपनी नेटिव लैंग्वेज सीखते हैं। एम्स एट फाइंडिंग द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन लर्निंग द फर्स्ट एंड सेकंड लैंग्वेज। ठीक है, आपकी फ़र्स्ट और सेकंड लैंग्वेज में सिमिलैरिटीज़ ढूंढी जाती हैं इस मेथड में। उस सिमिलैरिटीज़ के बिना पर आपको लैंग्वेज सिखाई जाती है उसी नेचुरल वे में जिस तरह आप अपने बचपन से सीखते हैं अपनी नेटिव लैंग्वेज। यूजुअली देयर इज़ नो करेक्शन ऑफ मिस्टेक्स हेयर। ठीक है, टॉपिक नंबर 3, इंट्रोडक्शन टू असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अब लर्नर्स, अब जी जो ज़ाहिर सी बात है आप क्लासेस अब ले रहे हैं ELT की, तो ज़ाहिर सी बात है असेसमेंट तो होगी ना, टीचर टेस्ट तो लेंगे ना। तो जी अब ये कुछ टेस्ट हैं, फॉर्मल होता है टेस्ट, इनफॉर्मल असेसमेंट होती है। फॉर्मल क्या होता है कि जिस तरह आपको एक फॉर्मल आपको पेपर दिया जाता है, एक आपके साल के एंड पे होते हैं, मिड टर्म होते हैं, फाइनल एग्ज़ाम होते हैं, आपके फॉर्मल हैं। इनफॉर्मल क्या होता है, क्लास में बैठे बैठे जी डिस्कशन स्टार्ट हो गई है, क्लास में बैठे बैठे टीचर ने खड़ा करके कोई सवाल पूछ लिया है, वो ऑब्ज़र्व कर रही है, इस तरह ये इनफॉर्मल असेसमेंट होती है। फॉर्मेटिव क्या होता है, हफ्ते बाद जो आपका एक टेस्ट होता है वो फॉर्मेटिव होता है, जिसके तहत आपको आपकी प्रोग्रेस पता लगती है कि आपको क्या चीज़ समझ आई, क्या चीज़ नहीं आई। समेटिव क्या होती है, असेसमेंट के साल के एंड पे या मिड टर्म, ये जो फाइनल टर्म, ये समेटिव जो होते हैं ये आपके असेसमेंट होती है। नॉर्म रेफरेंस क्या होता है, इसमें जी आपको नॉर्म जो टेस्ट जो दूसरों के साथ आपको कंपेयर किया जाता है, आपके अपनी क्लास के साथ कंपटीशन में होते हैं, इसमें नॉर्म रेफरेंस होता है ये वाले टेस्ट कि इसमें जो टीचर होती है वो आपको दूसरों के साथ असेस करती है, दूसरे बच्चों के साथ असेस करती है कंपटीशन में, या वैसे ही अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो उस टेस्ट के जो नॉर्म्स होते हैं उसके तहत आपको असेस करती है कि बच्चा कितना समझ रहा है। ठीक है, इसका क्राइटेरियन रेफरेंस क्या होते हैं कि आप मेरिट पे पूरा उतरे हैं कि नहीं, एक मेरिट रख दिया जाता है, आपका टेस्ट लिया जाता है, अगर आप मेरिट पे आ रहे हैं तो बस जी आपका टेस्ट वो होता है। ट्रेडिशनल टेस्ट वही जो ट्रेडिशनल होता है, मिड टर्म, फाइनल टर्म। ये अल्टरनेटिव असेसमेंट, ये आपको जो असाइनमेंट्स दी जाती हैं, प्रोजेक्ट्स दी जाती हैं, थीसिस दी जाती हैं, ये अल्टरनेटिव आता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग में ये जी हम व्यू वालों को तो जी अब इस बात को मुझे नहीं लगता समझाने की ज़रूरत है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग क्या होती है। 3 प्रिंसिपल होते हैं टेस्ट के। प्रिंसिपल्स फॉर डिज़ाइनिंग अ टेस्ट आर: प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए आपके टेस्ट में, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, वैलिडिटी होनी चाहिए। प्रैक्टिकलिटी क्या होनी चाहिए, आपका टेस्ट प्रैक्टिकल होना चाहिए, कॉस्ट फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब कि इतने महंगा नहीं होना चाहिए। जो इंटरनेशनल टेस्ट होते हैं ये नहीं होना चाहिए कि आप ये टेस्ट देने गए हैं तो आप सब कुछ बेच बाज के ही गए हैं। आपका कॉस्ट फ्रेंडली होना चाहिए और आपके जो होता है आपकी रियल लाइफ के मुताबिक होना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिकल होना चाहिए। रिलायबिलिटी होनी चाहिए आपके टेस्ट में कि क्या कहें कि एक आपने टेस्ट दिया, ठीक है, एक आपको टेस्ट दिया गया एक मेथड के थ्रू, आपके नंबर आए, अब आपको उसी चीज़ का दोबारा टेस्ट देना है पर वो मेथड कुछ और होगा टेस्ट का ना, फिर भी आपका नंबर, फिर भी आपके जो है रिज़ल्ट पहले जैसा ही आया। तो ये जो कंसिस्टेंसी है आपके रिज़ल्ट में कि पहले भी आपका वैसा ही रिज़ल्ट आया, फिर आपका दोबारा भी सेकंड मेथड के थ्रू भी वैसा ही रिज़ल्ट आया, तो ये जो कंसिस्टेंसी है ये आपकी रिलायबिलिटी है आपके टेस्ट की, कि आपका टेस्ट रिलायबल है, उसने उसी चीज़ को सही तरह टेस्ट किया है। वैलिडिटी क्या होती है कि आपका टेस्ट जो है उसी चीज़ को टेस्ट करे जो उसे टेस्ट करना चाहिए। कंफ्यूजिंग है, मतलब कि मिसाल के तौर पर आप टीचर ने ये टेस्ट करना है कि बच्चे की राइटिंग स्किल कैसी है। अब अगर वो आपको टेस्ट में वो ट्रू फॉल्स दे दे तो उसमें बच्चे की राइटिंग स्किल्स तो पता नहीं लगेंगी। वो अगर आपको ऐसे लिखने के लिए दे, अगर आपको स्टोरी लिखने के लिए दे कि इसमें आप लिखेंगे तो वहाँ पे आपकी राइटिंग स्किल्स पता लगेंगी। तो वो टेस्ट जो आपको वही टेस्ट करे जो कि
उसे टेस्ट करना चाहिए वो होती है वैलिडिटी। टेस्ट वही टेस्ट करे, कोई और ऐसी मश्क बीच में ना हो जिसके वो जो आउट ऑफ द सब्जेक्ट हो या आउट ऑफ द कंटेंट हो। ठीक है, तो ये 3 प्रिंसिपल आपने याद रखने हैं। प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, वैलिडिटी होनी चाहिए। अब जी ये जो ELT क्लासेस हैं ये कुछ चैलेंजेस फेस करती हैं। वो क्या चैलेंजेस होते हैं कि जी जो ELT एक्सपर्ट्स हैं या टीचर्स कह लें उनकी कमी है, वो अवेलेबल नहीं है इतने। क्लासरूम पोजीशनिंग में मुश्किल होती है, मतलब कि अब मुख्तलिफ़ कल्चर्स हैं। अब पाकिस्तान में को इतना, अब तो खैर वक्त बदल गया हुआ है, अब तो हर जगह को है, पर फिर भी ज़्यादातर जो मिडिल क्लास तबका है या लोअर क्लास तबका है वो इतना नहीं इस चीज़ को प्रेफर करता। तो क्लासरूम पोजीशनिंग के हवाले से भी मुश्किलात आती हैं। और फिर और क्या आती है कि डिफ़िकल्टीज़ इन इंटरेक्टिंग विद नेटिव स्पीकर्स इन स्कूल अबाउट बोथ सोशल एंड एकेडमिक टॉपिक्स। आप नेटिव स्पीकर से कोई इतना बात करने की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मौजूद, कोई इतना आपके पास जिस कह लें ना इंग्लिश का एक्सपोजर नहीं मौजूद कि आप वहाँ पे उनसे बात करें या इस तरह की प्रैक्टिस आप करें। ये एक है इन क्लासरूम। और क्या है, इन क्लासरूम ग्रुप एक्टिविटीज सच स्टूडेंट्स often do not contribute well because of discomfiture about their English। अब जी क्लासरूम में ये भी एक डिफ़िकल्टी है कि जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं टास्क में इतने नहीं आगे होते, बोलने में इतना नहीं आगे होते, क्योंकि उन्हें कॉम्प्लेक्स होता है कि वो उनका मजाक उड़ाया जाएगा, उनकी इंग्लिश का मजाक उड़ाया जाएगा। और इसमें क्या है कि क्या, अब मैं कहूँ इसमें डिनाई करने वाली क्या बात है, वाकई उड़ाया जाता है ऐसे लोगों का मजाक। तभी तो ये चीज़ है, पता नहीं इंग्लिश को समझ क्या लेते हैं। टॉपिक नंबर 4, सोशल चैलेंजेस एंड बेनिफिट्स ऑफ ELT। इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के और सिखाने के क्या तरीके, क्या बेनिफिट्स हैं सबको पता है। ये हाई पेड जॉब आपको चाहिए, आपको जब बाहर जाके पढ़ना है, आपको बाहर जाके स्कॉलरशिप चाहिए, आपको बाहर जाके बिजनेस करना है, आपको इंग्लिश नेटिव से बात करनी है, आपको जो भी करना है, आपको बस ये बेनिफिट्स हैं। टॉपिक नंबर 5, क्वालिफ़िकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स। अब जी जो ये इंग्लिश सिखाने वाले टीचर्स हैं उनकी क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, ये MCQs देख लें। जनरली अ बैचलर ऑफ आर्ट्स BA डिग्री इज़ अ कंडीशन फॉर गेनिंग अ पोजीशन फॉर टीचर्स। ठीक है, ये भी MCQs है कि ये डिग्री होनी चाहिए इंग्लिश सिखाने के लिए, या ये इंग्लिश क्लासेस में सिखाने के लिए टीचर के पास ये डिग्री होनी चाहिए। पाकिस्तान में ये है जी, ये भी आपने याद रखना है MCQs के तौर पर। टॉपिक नंबर 6, ELT प्रोफेशनल एसोसिएशन एंड यूनियंस। अब जी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि ये ELT क्लासेस चलाती हैं या ये टेस्ट जो होते हैं वो लेती हैं, वो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। ये MCQs देख लें। TESOL इंटरनेशनल एसोसिएशंस विच हैज़ बीन वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट एसोसिएशन इन द फील्ड। ये स्पेसिफिक MCQs है, इस वजह से मैंने हाईलाइट कर दिया है, वरना आपने बकाया सारा रीड आउट ज़रूर करना है। इसके अलावा ये पाकिस्तान का देख लें, पाकिस्तान इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स एसोसिएशन PELTA। ठीक है, बस जी इसी के साथ होता है हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।